अस्सलामुअलैकुम। आपको प्रोग्राम हरफिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का दर्द किसी ने अगर देखना हो तो कोई अहले शाम से पूछे। लहू लहू करती रस्में और कस्में और रिवाजों और समाजों से लड़ती हुई जिंदगी, और इसका अहवाल देखा है अपनी आंखों से जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने। उन्हीं से जानते हैं। औरिया साहब, वेरी वार्म वेलकम सर, आप वापस आए। ये फरमाइएगा, क्या हालात देखे आपने अहले शाम के? देखिए, ये 7वां साल है तकरीबन शाम की इस सारी जो वहाँ पर मूवमेंट शुरू हुई थी। बशार अल-असद जो है उसका कंट्रोल वैसे तो 30 साल के करीब करीब बनता है जी। और सबसे बड़ा जुल्म जो था वो 1982 में हुआ था, जब हमा एक शहर है, उस शहर के अंदर उसने लोगों को घेर के और फिर बिल्कुल जिसे कहते हैं ब्रूटली कत्ल किया था। रॉबर्ट फिस्क ने इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है कि इस शख्स ने, ऐसे लगता था कि जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं, और उसके बाद इसने उस पर काबू पा लिया था क्योंकि उस वक़्त दुनिया में इसके साथ रशियन फोर्सेस उस वक़्त भी मौजूद थे। इसके बालद जो था हाफिज़ अल-असद जो था, इसी ने यह कत्ल किया था। और हाफिज़ अल-असद जो है उसको हाफिज़ वहशी कहते थे। अच्छा। जिसको नासिर जो था, जमाल अब्दुल नासिर को भी क्योंकि रूस का इतना ब्रूटल था तो उसने उसको असद का नाम दिया था, हाफिज़ अल-असद उसको कहना शुरू किया था जी। ये बेसिकली दरूजी फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं। दरूजी फिरके वो वर्का वो है नुसैरी जो हैं कि जिनको शिया भी और सुन्नी भी दोनों काफिर कहते हैं। अच्छा। क्योंकि नुसैरी बुनियादी तौर पर हज़रत अली को अल्लाह तबारक व तआला मानते हैं, अली अल्लाह कहते हैं वो लोग। अच्छा। तो ये उनके, और इसलिए शिया भी, असना शिया भी उनको काफिर कहते हैं और सुन्नी भी उनको अजमाई उम्मत है इस मसले के अंदर। अच्छा। अब ये जंग बुनियादी तौर पर उसको इस्टेब्लिश करने की शुरू हुई जी। ये जंग 3-4 साल तक चलती रही। इदलिब और हलब का जो इलाका है, इसके अंदर काफ़ी हद तक जो थे उसके मुखालिफ ग्रोह जो थे वो कामयाब हो गए, जिनमें जमात नुसरा थी और बहुत सारे लोग थे। ये दमिश्क के साथ एक इलाका है गौता जी, गौता के अंदर भी जैशुल इस्लाम वगैरह आ गए जी। सहराई इलाका जो था उसमें 2013-14 के अंदर दाइश का वजूद, दौलत इस्लामिया का वजूद आया और वो रक्का के इलाके के अंदर आई जी। क्या अब भी है? रक्का में है, लेकिन बेसिकली रक्का में है, बाकी सारा सहराई इलाका। अच्छा। टाउन उनके पास कोई नहीं, दाइश के पास। राइट। ये दाइश का जो हवा यहाँ पर फैला, दाइश ये बुनियादी तौर पर मुझे समझ नहीं आती कि मैं मतलब जराबलुस से मैं एंटर हुआ। जराबलुस वो जगह है कि जहाँ जिस इलाके में और कुबानी के इलाके में सबसे बड़ी फाइट हुई थी, और ये वो फाइट वो हुई थी कि जो कि पेशमर्गा था पीके के जो कुर्दों की थी, और दाइश आई थी कुबानी को फतह करने के लिए, और इधर से बाकी जब बशार अल-असद की फोर्सेस थी। इस वक्त जो है ये जो जराबुलस है तो ये बेसिकली अहरार शाम और लड़ कौन रहा है, लोग किसको दुश्मन समझ रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ। अब इस वक्त हलब जो था ये बेसिकली बशार के मुखालिफ लोगों का कंट्रोल का एरिया था। राइट। और हलब शहर, हलब के इर्द गिर्द के काफी सारे इलाके जो थे उनके अंदर उनका कंट्रोल था। 2 फैक्टर्स ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने वहां पर तबाही और बर्बादी का आगाज किया है। एक तो रूस उसके साथ आके मिला 2015 में, और दूसरा हिजबुल्लाह जो है और ईरान के पासदारान जो है ये बशार अल-असद का साथ देना शुरू। और ये जब दोनों तीनों वहां पर आके पहुंचे हैं तो उन्होंने हलब के शहर के ऊपर तबाही और बर्बादी जो है मुसल्लत की। यानी आप अंदाजा करें कि पूरे का पूरा जो उसका था रूस का पूरा स्क्वाड्रन जी, वो रेगुलरली मुस्तकिल उन पर बमबारी करता रहा। और हलब से फिर लोग भागे हैं और वो फिर आके उन्होंने पनाह ली है इस इलाके के अंदर, बॉर्डर कैंप्स बने हैं, और फिर वहां से फिर तुर्की के अंदर वो माइग्रेट किए। दूसरा अब वहां से इलाका था उनका इदलिब। ये दोनों तुर्की के साथ शहर है। इदलिब का जो जगह है इसके अंदर भी मुखालिफिन, बशार मुखालिफिन की जगह थी, और दमिश्क के इलाके के अंदर बशार का कंट्रोल था। अब इस वक्त चूंकि मगरब का जो इलाका है उस मगरब के इलाके के अंदर इस वक्त चूंकि पोर्ट है और उस पोर्ट पे रशिया काबिज है, और पोर्ट के इलाके के अंदर वो चाहते हैं, वहां लेबनान साथ है, वो चाहते हैं वो इलाका जो है वो बशार के कंट्रोल में आ जाए। और इस वक्त एक बंदरबांट शुरू हो गई है।
मैं जब उस वक्त था तो आप अंदाजा करें उस जमाने में एक मुआहदा हुआ था जी। कतर के साथ और इनके साथ बशार अल-असद वगैरह के साथ और ईरान अंसारों ने मिलके जबदानी और मदाया दो दमिश्क के इर्द गिर्द दो गांव हैं जी। इन गांव में बुनियादी तौर पर जो और हुमस के इलाके में और जो सुन्नी महसूरीन हैं जी। अब ये वो हैं जो बशार के खिलाफ हैं। अच्छा, इनको एंटी बशार। एंटी बशार इनको घेरे में लिया हुआ था। अच्छा। और हालत इनकी ये थी कि यहाँ पर ना पानी पहुंच रहा था, ना खुराक पहुंच रही थी, ना कुछ और थी। मतलब ऐसी ऐसी लोगों ने महाजिर मिसालें दी हैं कि हमने एक किलो चावल लेने के लिए, क्योंकि बच्चे भूख पूरे बाग बेच दिए, गाड़ी बेच दी, ये हालत हुई। वहां पर फिर फतवा दिया गया था कि बिल्ली भी अगर आए, अगर कुत्ता भी अगर आए तो उसको ज़िबा करके खाना हलाल है, और वो उस पर गुजारा करते थे भूख से मर। अब दूसरी तरफ दो शहर हैं। और ये सब, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, मुझे ये बताइए वहां पर इस वक्त जो हालत जार है, इस हालत जार को मद्देनजर रखते हुए जो कीमियाई हमले खासतौर पे हुए हैं, लोग उम्मत मुस्लिमा से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं इदलिब पे आ रहा हूं, देखें जी। अब दूसरा शहर थे दो, अल-फवा और कुफरिया जी। कुफरिया और अल-फवा ये दोनों शिया गांव हैं, यहाँ ये इदलिब शहर के आसपास। अब जो मायदा जो हुआ है कि इदलिब से जो लोग हैं, कुफरिया और अफवाह में रहने शिया पॉपुलेशन है, ये चले जाएगी दमिश्क की तरफ। अच्छा। और वहां से को 50 बसें जो हैं वो निकली हैं, 60 बसें, और तकरीबन 2000 जो है मदाया जो है वहां से निकले, लेकिन जबदानी में अभी तक कोई बस नहीं पहुंची। आप अंदाजा करें कि हलब के इलाके में जो मदाया से लोग निकले हैं, तो वहां पर कल आपको पता है बम धमाका हुआ है। जो उस शहर को छोड़ के जा रहे थे उनको 112, अब जो किसने किया होगा इस धमाके के पीछे? जाहिर बात है ये वो पॉपुलेशन है, कोई मचार के खिलाफ है, तो धमाका किसने कराया? हिजबुल्लाह होगी या रशियन होंगे या बशार के लोग होंगे, और कौन करा सकता? दाइश तो फ्रंट पे लड़ रही है। दाइश तो बहुत दूर है जी। देखिए दाइश का इलाका है रक्का जी। दाइश को हमने हवा बना के यहाँ खड़ा किया हुआ, पता नहीं बरतानिया करा गया, मारा खलीफ मजदूर वहां का लोग जाते हैं जी। 11 लाख यतीम हो चुके हैं इस वक्त। एब्सोल्युटली राइट। 45-40 लाख लोगों ने तुर्की के अंदर पनाह ली हुई है, और 5 लाख कैंप्स के अंदर साथ खड़े हैं। आप हैरान होंगे, हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि हमने अफगान महाजरीन को पनाह दी, 30 लाख थे अफगान महाजरीन, उनमें से 20% शहरों में थे और बाकी 80% कैंपों में थे। वो 20 इन टर्की नहीं अफगान महाजरीन पाकिस्तान, और हमें हमारी चीखें निकलती थी, ये कर दिया। वो तुर्की में जो 40 लाख महाजरीन है वो किसी कैंप में नहीं रह रहे, They're living in the towns. वो शहरों में रह रहे हैं। yes. शहरों के अंदर वो मजदूरी करते हैं। शहरों के अंदर शाम का जो महाजर है उसका बच्चा तुर्की के स्कूल के अंदर बगैर किसी फीस के एडमिशन लेता है और वहां दाखिल हो सकता है। अस्पताल में जाते हैं, तमाम सेहत की सहूलियात उनको मुफ्त हैं। हालत यह है कि उसके इर्द गिर्द जो उससे यतीम हैं, उन यतीमों के उन्होंने कैंप कायम किया। मैं उन कैंपों में गया हूं। आपको पता है कि उस बच्चों का ना बाप है ना माँ है। आप हैरान होंगे कि मैं एक जगह हम गए, हमने पूछा कि क्या तुम्हें आपको चाहिए, उन्होंने कहा हमने 1 साल से गोश्त नहीं खाया। ओह माय गुडनेस। जलाबुरुस के शहर के अंदर जब मैं गया हूं, उस शहर के अंदर उस कैंप जो वहां लगा हुआ है उसके इलाके के अंदर, वो हलब का इलाका है, बेसिकली हलब का पूरा एरिया है, उसके अंदर जो कैंप में लोग रहते थे उन्होंने ऐसा होता है कुछ 6-7 महीने से मुंह नहीं धोया। एक मैं और वाकया आपको सुना दूं कि उसने जो उसका इदलिब के पास जो कैंप है, उसने कहा कि मैं आपको इंचार्ज को कहा कि डॉक्टर ने कहा आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। एक बंदा आया, उसके स्प्लिंटर्स थे, उनके पास एनेस्थीसिया नहीं है शाम के पास, और एनेस्थीसिया नहीं था, वो वहां गया। वहां जब वो पहुंचा तो उसने कहा कि आओ मेरे साथ, मैंने ऑपरेशन करना है। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं देखना चाहता। कहते आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। कहता उसके बाद मैंने वहां खड़ा हुआ तो उसने खड़े होके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा और छुरी से उसके पेट को काटना शुरू किया, और उसके बाद उसने छुरी से उसको स्प्लिंटर निकाला। डॉक्टर की भी रो रहा था और वह शख्स भी रो रहा था, और उसके बाद उसने जब उसको बंद करने के लिए तो उसको लगाया तो फिर उसने पूरी कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ी। ये ईरान, बशार अल-असद, अमेरिका, रूस और वहां का हिजबुल्लाह, वो कहते हैं लोग, मैं एक बंदे से मिला, उन्होंने कहा बशार के साथ हम सारी जिंदगी रहते थे, ये उठ के वहां से ईरान आया है वहां पर, और ये लोग आए हैं उन्होंने हमें कत्ल करना शुरू किया है। वो कहते हैं इनके साथ इजराइल है, बच्चा मैं उन लोगों के कैंपों में गया हूं, इजराइल है इनकी बैक पे जो हमें तबाह करना चाहता है। आपको पता है कि इस वक्त एक यहूदी इसराइल में नहीं रह, शाम में नहीं रह गया, उन्होंने तवान दे के अपने यहूदी ले गए हैं।
उनको पता है कि वो किस तबाही की तरफ उनको ले जाना चाहते हैं। असल मसला ये है कि असल मसला ये है, एक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा जी, उन्होंने कहा दुनिया में ये जो ताकतें होती हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, पाकिस्तान को एटम बम किसी कदीर खान ने नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। ये अल्लाह की इनायत है कि भूख के अंदर आपको एटम बम मिला है और आपको अंदाजा नहीं कि आप एटमी ताकत है। आप खड़े होकर कहें कि इनके कत्लेआम बंद करो, खड़े होकर कहें कि इनका कत्लेआम बंद करो। हम हैं मौजूद उनके सरों पर। हमें तो अफगानों की तीसरा, हालांकि हमने अफगानों को लूटा, पाकिस्तान में हर अफगान कैंप को लूटा गया। आप उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के घर देखें जो उन पर पोस्टेड थे अफगान रिफ्यूजीज के, उनके घरों की लाइनें लगी हुई हैं। जो कमिश्नर अफगान रिफ्यूजीज थे हमारे साथ होते थे, उन्होंने जिंदगियां बनाई अपनी। कौन सी मजहबी पार्टी है जिसके मुल्लाओं के पास पजारों नहीं आई? कौन से वो लोग थे जो कप्तान थे और दूसरे थे उनके साथ लगे हुए थे, उन्होंने पैसे नहीं बनाए। हमने तो महाजिन को लूटा है। सलाम करता हूं मैं इस वक्त तुर्की की हुकूमत को, मैं खुद जाकर देख के आया हूं। कोई जगह आप अंदाजा करें कि तुर्कों के बच्चों को जो उन्होंने पढ़ा रहे हैं, उन्होंने शाम का सिलेबस लगाया है कि कल को ये वापस चले जाएं तो कहीं ये ना हो कि उनको तर्क बनाने की कोशिश की है। इस हद तक। और अर्दगान ने जो काम कर रहा है ये एक मुस्लिम उम्मा के लीडर का काम होता है। शर्म से डूब, और यही वजह है, यही वजह है कि तुर्की पर अल्लाह की नेमतें हैं और हम पर जिल्लत और रुसवाई है। तुर्की की अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से माला माल किया है। उनके माथे पे शिकन नहीं तुर्कों के कि 40 लाख हमारे घरों में रह रहे हैं। मैं कुबानी गया हूं, उसमें गया हूं, रेहान अली गया हूं, मैं उसके बाद गाजी अंतब गया हूं, आगे जाके वो 3 शहर हैं। ये पूरी पट्टी है। इस पूरी पट्टी में लोग इस तरह अपने इन शामी भाइयों का इस्तकबाल करते हैं, अंसार की जिन्होंने रस्म ताज़ा कर दी है। Really? जी, धमाके तुर्की में नहीं हुए? बिल्कुल हुए। लेकिन उसके बावजूद फिर भी तुर्की ने रेफरेंडम में साथ दिया है कि ये है वो बंदा कि जिस बंदे ने मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर उजागर किया है। उसके पास एटम बम नहीं है, वो एटमी ताकत नहीं है। हम हैं। हम पर जिल्लत रुसवाई इसलिए मुसल्लत है और हम पर अल्लाह ताला की लानतें इसलिए मुसल्लत हैं कि हमने पाकिस्तान बनकर सोचा है, हमने मुस्लिम उम्मा बनकर नहीं सोचा। ये पाकिस्तान नहीं, ये मुस्लिम उम्मा का नकीब मुल्क है। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात कर रहे होंगे रजब तैयब एर्दोगान की और किस अंदाज से उन्होंने ये रेफरेंडम जीता है। रेफरेंडम की हैसियत क्या आईनी और कानूनी है? एक ब्रेक के बाद। तुर्की की तारीख में पहली बार अवाम ने बराह रास्त रायदही के ज़रिए सरबराह मुमलिकत का इंतखाब किया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इन सदारती इंतखाबात में मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान को 51.3% वोट हासिल हुए। इन इंतखाबात के दौरान 55,03,19,222 राय दहिंदगान को हक़ रायदही दिया गया था। तैयब एर्दोगान ने अकमलुद्दीन एहसान ओगलो और कुर्द नस्ल परस्त सियासतदान सलाहुद्दीन दिमिरतास को शिकस्त देकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। नौमुंतखब शुदा सदर तैयब एर्दोगान 2003 से 2014 तक तुर्की के वज़ीर आज़म रहे और 2014 से मौजूदा रेफरेंडम तक तुर्की के सदर थे। इनके 13 साला दौरे इक़्तिदार में तुर्की की मुआशी शरह-ए-नमू 10% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। महंगाई में वाज़े कमी हुई, मुल्क पर गैर मुल्की कर्जों का बोझ कम हुआ और तुर्की दुनिया की 17वीं बड़ी मईशत बनकर उभरा। इनकी अवामी मकबूलियत से खौफजदा सेकुलर फौजी जनरल 15 जुलाई 2016 को इनकी हुकूमत ख़त्म करने की नाकाम कोशिश भी कर चुके हैं। एक समंदरी मुहाफ़िज़ के घर पैदा होने वाले तैयब एर्दोगान पहली बार 1994 में इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के रहनुमा और रुकन की हैसियत से उन्होंने सेकुलर तुर्की में इस्लामी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए तवील जद्दोजहद की। इस रेफरेंडम में तैयब एर्दोगान की कामयाबी के बाद मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत राइज हो चुका है और नतीजे में तैयब एर्दोगान को वसी इंतज़ामी इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। आज के हरफराज का सवाल है, क्या इन वसी इख्तियारात के हसूल के बाद तैयब एर्दोगान के रास्ते की रुकावटें ख़त्म हो चुकीं जो इन्हें इसराइल, शाम
और अंदरून मुल्क सेकुलर अनासर के खिलाफ सख्त फैसले करने से रोक रही थीं। वेलकम बैक। नाज़रीन, तुर्की के सदारती रेफरेंडम के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ब्रेक से पहले हम शाम की बात कर रहे थे क्योंकि औरिया साहब शाम का विजिट करके आए हैं, शाम के मुख्तलिफ इलाकों में होकर आए हैं, तो एक्सक्लूसिवली हमारे पास इतना बड़ा फुटेज का डेटा मौजूद है कि एक प्रोग्राम में उसको समअप करना इंतहाई मुश्किल था। आने वाले दिनों में खुसूसी नशिस्तें रखी जाएंगी, इस पर बात होगी, फुटेज को यूज किया जाएगा, वहां की कहानियां हैं, वो कहानियां भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी और साहब से जानते हैं कि तुर्की के रेफरेंडम की आईनी और कानूनी हैसियत है क्या। जनाब देखिए, मैं कुनिया में आखिरी जलसा तैयब एर्दोगान का अटेंड किया है जी, और आप अंदाजा करें कि तैयब एर्दोगान को मगरब ने तो अलहदा किया ही था, जी जी, आइसोलेट किया ही था। पूरी मुस्लिम उम्मा में सिर्फ हम चंद लोग थे कि जो उसके जलसे में पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े थे। अच्छा, और कोई नहीं, ना किसी ने पाकिस्तान के ये जो जितने यहाँ बातें करते हैं, तुर्की ने जनाब यहाँ मेट्रो बनाई और ये किया और बसें चला रहे हैं और ये वो, ये इनकी जुबानें गुंग थी। नवाज शरीफ की भी, शहबाज शरीफ की भी चुप थे, इसलिए कि अमेरिका, यूरोप उसके खिलाफ था इस रेफरेंडम की। ऐसा मसला यह है कि तुर्की में एक पार्लिमानी निजाम था जैसे हमारे हैं जी। ये पार्लिमानी निजाम बेसिकली एक ब्लैकमेलर्स की, जैसे कहते हैं ना, मार्केट होती है। राइट, मेरे इलाके में ये होगा तो उसके इलाके में ये होगा, मुझे इतने पैसे दो तो वोट दूंगा। जो कहते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो ब्लैकमेलर्स की मार्केट है? इतनी बड़ी, इसके ऊपर बहुत तफसीली बहस करेंगे हम। अच्छा, हाँ, जिसका पैसा होता है ना, फिर मैं 10 बार में पुरानी बातें आएंगी, जिसको 6 बिलियन, जो 6 बिलियन डॉलर ओबामा को देता है, ओबामा उसी का गुण गाता है, क्योंकि 6 बिलियन डॉलर ओबामा के पास ना हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। गलत सदर भी तो आ सकता है 10-15 साल के लिए। नहीं, गलत सदर नहीं, मैं अब बताऊं कि सूरत हाल जी जी, गो अहेड। तुर्की की असल में सूरत हाल यह है कि तुर्की के अंदर मुस्तफा कमाल अतातुर्क के जमाने से एक सेकुलर ट्रेंड जबरदस्ती नाफज किया गया जी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने पहली बात यह कर रस्मुल खत्म खत्म किया उनका, जो अरबी में था जी, रोमन लेटरिंग में लेके आया। पुराने उनके लिबास खत्म किए, वो जो बेचारे टोपी पहना करते थे, जुब्बा पहने, बुर्के उतरवा दिए, हिजाब पे पाबंदी लगा दी। ठीक, उसके साथ साथ उसने तुर्की में अजान देने का आगाज किया। पार्लियामेंट के अंदर जब उसने ये बिल पास किया कि तुर्की में अजान होगी, तो लोगों ने खड़े होकर अजान देना शुरू की। पहली अजान देने वाले को गोली मारेगी, दूसरी को मारेगी, तीसरी को मारेंगे। 7 लोगों ने शहादत हासिल करके अजान मुकम्मल की तुर्की के अंदर। अच्छा, ये कैफियत थी। जलाल बायार और अदनान मंदरी सिलेक्शन जीते। जलाल बायार जो थे वो बूढ़े आदमी थे, अदनान मंदरी प्राइम मिनिस्टर था जी। अदनान मंदरी पे ये इल्जाम लगाया गया कि तुम अफगानिस्तान गए थे तो तुम्हें एक बकरा उन्होंने दिया था, तो बकरा तुमने वहां रखा, तुमने इसका ऐलान नहीं किया। उसकी सजा में अदनान मंदरी को फांसी दी गई। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जुल्फकार अली भुट्टो अकेला नहीं जिसको फांसी दी गई थी जी। कमाल अतातुर्क और कमाल अतातुर्क की जो उसकी सेकुलर फौज थी, उन्होंने मिलकर उसको फांसी दी। और जब वो बाद में हालत ये हुई कि लोगों ने उसकी कब्र को निकाल के उसको अहम चौराहे के अंदर दफन किया। तैयब एर्दोगान से पहले नजमुद्दीन अरबकान एक पार्टी थी जो वहां का उसका मेयर था, वो आगे बढ़ के उसके खिलाफ साजिशें की, हुकूमतें उलटते रहे जी। तैयब एर्दोगान ने एक अलहदा पार्टी बनाई और आहिस्ता आहिस्ता उसको रास्ते पे लाने की कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से हम इस मुल्क की जो अक्सरियत है, जो इस्लाम चाहती है, जो इस्लामी इक़दार चाहती है, जो इस्लामी रवायात चाहती है, हम आहिस्ता आहिस्ता कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उतने बड़े मार्जिन से ये जीते तो नहीं है। सुन लें, 2 चीजें मैं सुन लेना जी। मुखालफत कितनी बड़ी है, मुखालफत कितनी बड़ी है, लेकिन 2 चीजें थी बड़ी इंपॉर्टेंट जी। सबसे पहला जो तुर्की का दिमाग ठिकाने किया वो यूरोप ने किया। तुर्की जो है ये यूरोप का लीडर था जी। तुर्की जो आखिरी बाज़ंतीन एम्पायर जो थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल में थी जी। तुर्की में जनाब ट्रॉय था, सारी कहानियां वहीं से आती हैं। तुर्की रोमन एम्पायर का हेडक्वार्टर था, पूरे यूरोप पे हुकूमत करता रहा। तुर्की ने 120 साल का हम तुम्हारे तरह कपड़े पहनते हैं, तुम्हारी तरह लिबास इख्तियार करते हैं, तुम्हारी तरह की मूछें शेव कर लेते हैं, औरतें हमारी जो है वो हिजाब नहीं पहनती, सब कुछ करते हैं। पोर्नो फिल्में भी वहां शुरू हो गई, न्यूड बीचेस भी आ गए, शराब की दुकानें भी खुल गई। उसके बाद उन्होंने कहा हमें खुदा के लिए हमें यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाओ। उन्होंने कहा खबरदार, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग, तुम यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनोगे। यूं धुतकार के वो मारा। तुर्की के अवाम को उस दिन अंदाजा हुआ कि असल मसला यह है कि एक क्रिश्चियन यूरोप है और एक हम हैं, राइट। मसीही यूरोप, हम में फर्क है।
हमारे और उनके दरमियान एक वाघा बॉर्डर है और वो बास्फोरस के है। पहली दफा यूरोप में यह साबित हुआ कि दो कौमी नजरिया सिर्फ बड़े सगीर पाको हिंद का नहीं, दो कौमी नजरिया पूरी आलम इस्लाम का नजरिया। मुसलमान एक अलहदा कौम है और जो रसूलुल्लाह ने कहा कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, पूरी कुफ्र एक मिल्लत वाहिदा। उसके ऊपर अर्दगान ने इसको कैपिटलाइज किया। अब अर्दगान आहिस्ता आहिस्ता, अब देखें अर्दगान ने तमाम सेकुलर जो था वो अपना उसको खत्म किया, उन बातों माइंडसेट को। हिजाब पे पाबंदी लगी हुई थी, हिजाब पे पाबंदी खत्म की। आहिस्ता 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 अरबी जुबान को उसने आगाज किया, तरवीज। अब सबसे बड़ी बात, कैलीग्राफी की इतनी ज्यादा नुमाइशें आजकल वहां हो रही हैं ताकि हम कहीं उस रस्म खत में वापस आए। फिर अर्दगान अभी तक ठीक उस मामले में ठीक था कि चलो ठीक है, लेकिन 15 जुलाई को जब अमेरिका ने और पूरे यूरोप ने मिलकर सेकुलर जर्नलों को कहा कि इसका तख्ता उल्ट दो और फतेह गोलन के वो सारे के सारे लोग जो थे उनके साथ मिले, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि अवाम ने इसका साथ दिया, पब्लिक खड़ी हो गई, राइट। पब्लिक टैंकों के आगे लेटी है। मैं वो सारी के सारे मैं वो देख के आऊं जो उनकी गोलन की जो मूवमेंट थी उसको उन्होंने कब्जा किया, उसकी जगह उन्होंने एक और तंजीम को दिया। उनमें अजीबोगरीब से जैसे सीआईए का कोई मरकज होता है ना, मैं उस दफ्तर में गया हूं कि एक हमने बाथरूम है जो कि ईस्टर्न है जी, उसके पीछे दीवार है और दीवार के पीछे एक बिल्कुल बंद दीवार को जरा सा खिसकाओ तो वेस्टर्न बाथरूम नजर आ जाएगा। अच्छा। ताकि लोगों को दिखाए कि हम बड़े मुसलमान हैं, असल में वो क्या चीज है। तो ये इस तरह की वो चीज जो है वो उन्होंने वो बिल्टअप की। उस 15 जुलाई तक हो ये रहा था कि तुर्की को पीछे उन्होंने कुर्दों को लगाया हुआ था, शाम को लगाया हुआ था, बाकी चीजें। 15 जुलाई को जब ये कू हुई है जी, कू की कोशिश हुई जी, और जब ये मजबूत हुआ है फिर इसका चेहरा स्ट्रांग हुआ है। इसने फिर शाम के अंदर अपनी फौजें घुसाई हैं जी, और जराबलस को फतह किया और अरार शाम को और दाइश को निकाला है वहां से। राइट सर, तुर्की की अपोजिशन जमातों ने इस रेफरेंडम को चैलेंज कर दिया है। कितना बड़ा चैलेंज है एर्दोगान के लिए। मैं फिजा देख के आया हूं। आप अंदाजा करें कि तुर्की में लोगों ने वोट देने के साथ साथ ये नारे भी और ये पर्चियां भी वहां फेंकी हैं जी कि हमने सुल्तान अब्दुल हमीद को तनहा छोड़ दिया था। अच्छा। लेकिन अर्दगान हम तुम्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम गाड़ी वाले बैठते तो वो कहते, जो मुखालिफ वो कहते ये तो सुल्तान बनना चाहता है जी, और दूसरे कहते थे कि नहीं ये हमें वापस तो उम्मत मुसलमान की तरफ लेके जाना चाहता है। आप अंदाजा करें कि तुर्की इस वक्त, अर्दगान इस वक्त एक बाकायदा उम्मत मुसलमान के लीडर की हैसियत से उभर रहा है। बर्मा में मसला हो वहां जाके पहुंच जाता है जी। हमारा मसला था बांग्लादेश के अंदर, हमारे पाकिस्तानियों को सजा दी थी, पाकिस्तान चुप रहा, खामोश रहा, बोला तक नहीं। अर्दगान वहां जाके बांग्लादेश से एहतजाज किया, अभी सोमालिया में पहुंचा। ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया था कि 40 लाख शामी मुहाजिरीन को टाउन्स में रखा हुआ है। मुझे ये बताएं, अगर ऐसी सूरत हाल थी तो एक बच्चा जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसके फौत होने की तस्वीर, मुझे बताएं वो कैसे अयान जो है शहीद हुआ, किस तरह से हुआ? अगर इतने लोगों को वो बना दे रहे थे तो उसके साथ क्या हुआ? पाकिस्तान का जो मीडिया है जी, इस पाकिस्तान के मीडिया से ज्यादा जिसे कहते हैं ना अक्लो खिरत बेचा हुआ, मैं बड़ा हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये वो अक्लो खिरत, ये बिकाऊ किस्म के लोग हैं कि जर्मन की वाइस चांसलर जो है ना 15,000 मुसलमानों को रखती है तो ये खड़े होकर तस्वीरें लगाते हैं और 24 घंटे बोलते हैं। किसी ने कहा 40 लाख बंदे रहे, ये बच्चा क्यों गया हुआ? अंजेला मर्केल जो है जी, तस्वीरें लगाते हैं। मुसलमान कहां है? तुम्हारे बाप की मां तुर्की में नजर नहीं आती तुमको? तुम तो 30 लाख अफगान रिफ्यूजी से चीख उठे थे। तुम्हारे खेतों को उन्होंने आके यहां बात किया, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर मजदूर मिले वहां पर। मैं कोयटा में नहीं रहा। अगर अफगान रिफ्यूजीज ना आते, कराची से लेके कोयटा तक के बागात आबाद ना होते, मैं अच्छा सुने। लेकिन सर क्या पाकिस्तान की डाइवर्सिटी मुख्तलिफ नहीं है? अफगान रेफ्यूजीज की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो इतने धमाके हुए तुर्की के क्या नहीं हुए? वहां तो हुए डाइवर्सिटी मुख्तलिफ नहीं है। एक और चीज मैं बताऊं आपको, दूसरी चीज उसके साथ, वो बच्चा क्यों गया? कुछ शाम के होते हैं मॉडर्न टाइप लोग जो होते हैं, अच्छा, वो चाहते थे कि इस बहाने हम फ्रांस में और जर्मनी में जैसे पाकिस्तान से जाते हैं भाई जी जी जी, एक बच्चा वहां का मरा, 15 गुजरात के भी मरते हैं स्पेन में जाते हुए। यहाँ ईरान के बॉर्डर पे पाकिस्तान से रोज गए होते हैं। शाम की क्या बात करते हो?
काम कैसे पता है आपको कैसे जाता है? मैं तो कोयटा में रहा हूं उस इलाके के अंदर। टैंक भी होता है, टैंक जो तेल वाला, उस टैंक के अंदर भर के जाते हैं ईरान। ओह माय गुडनेस। गुजरात से, खारियां से, अपना जेलम से, पेशावर से, सवाबी से, इलीगल जाते हैं ना। अच्छा, वो बच्चा जो था वो उन्होंने बॉर्डर लगाए हुए हैं यूनानियों ने, अंदर नहीं घुसने देते, गाड़ी किश्तियों में फायरिंग करते हैं। वो बच्चा उस सरहद पे मारा गया था, यूनान की सरहद पे। उस पे फिर अंजना मालकन ने कहा ये ह्यूमन कैटास्ट्रोफी हो गई है और इंसानी अलमिया। और तुम्हारे बम गिरते हैं हलब में, तुम्हारे केमिकल वेपन्स गिरते हैं इदलिब में, बच्चे सांस नहीं ले पाते। तुम्हारे बम, तुम्हारा सबसे बड़ा बम गिरता है अफगानिस्तान में, तुम्हें वो ह्यूमन कैटास्ट्रोफी नजर नहीं आती? तुमने 50 लाख बंदा मार दिया। फ्रांस में मैं था, फ्रांस में 50 एक उनका है आखूच, एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, उसकी तकरीर आ रही थी चार्ली हिबैडो वाले के 3-4 दिन के बाद। उसने तकरीर करते हुए कहा, उसने कहा देखो तुमने 50 लाख मुसलमान मार दिए हैं, उनमें से 1% भी तुमसे इंतकाम लेने आ जाए तो तुम तो खत्म हो जाएगा। मैं हलब में उसमें एक खातून से मिला, वहां पर ब्रिगेडियर की बेटी थी जी। उसने कहा मेरे बाप, ब्रिगेडियर की बीवी थी, उसने मेरे खामद को मार दिया, मेरे भाइयों को मार दिया, मेरे बच्चों के मामुओं को मार दिया, मेरे बच्चों के चचाओं को मार दिया, हमारे सामने मारा। उसने कहा मेरे पास बच्चियां हैं, मैं इन बच्चियों को तैयार करूंगी ताकि ये लड़े वहां जाकर बेचार। राइट। आप क्या समझते हो? आपने 11 लाख यतीम किए और आप एंजेला मार्केल का चेहरा मुझे दिखाते हो? आप चेहरा दिखाते हो मुझे उसकी ब्रिटानिया की प्राइम मिनिस्टर का, आप चेहरा दिखाते हो ट्रंप का। ये खूबसूरत लोग हैं। वो कहते हैं अगर रूस साथ ना होता, अगर अमेरिका साथ ना होता, अगर इसराइल साथ ना होता तो किसी को हक हासिल है सिर्फ 9% बशार अल असद की नुसैरियों को, बाकी 91% के ऊपर हुक्मरानी करने का। कहां गई तुम्हारी जमहूरियत के प्रिंसिपल्स? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तुमने कत्ल के लाइसेंस दिए हुए मुसलमानों के अंदर, विच इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मारूफ अदीब मुख्तार मसूद साहब की रुखसत हुए, उनकी कुछ यादें, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि मारूफ अदीब मुख्तार मसूद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बहुत सारी तसानीफ और तसानीफ कैसी थी, कुछ यादें औरिया साहब साथ शेयर करते हैं। औरिया साहब, मुख्तार से बला के आदमी थे और उन चंद ब्यूरोक्रेट्स में थे कि जिन्होंने कमाल की ज़िंदगी गुजारी है और साथ साथ उन्होंने वो किताबें तख्लीक की हैं कि जो उर्दू अदब का सरमाया है जी। आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा अदीब और हमारे मीडिया पे खामोशी रही है। उसकी वजह यह है कि वो बंदा एक दीनदार आदमी था, एक मजहबी सोच रखने वाला आदमी था जी। उसकी 3 किताबें हैं। सफ़र नसीब पहली किताब उनकी आई थी, लौहे अय्याम में उन्होंने एक तो मीनार पाकिस्तान, ये मीनार उस वक्त मुख्तार मसूद साहब कमिश्नर लाहौर थे, अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट हो रही थी, तो मीनार पाकिस्तान का इफ्ताह मुख्तार मसूद साहब ने किया था और बनाया भी उन्होंने इस माने। इसमें उन्होंने मीनार पाकिस्तान के हवाले से मैं सिर्फ उनका फिक्रा सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने दिबाचे में लिखा था जी। कि इस बरसगीर में आलमगीरी मस्जिद की मीनारों के बाद जो पहला अहम मीनार मुकम्मल हुआ जी, वो मीनार करारदाद पाकिस्तान है जी। यूँ तो मस्जिद और मीनार आमने सामने है, मगर इनके दरमियान ये जरा सी मुसाफत जिसमें सिखों का गुरुद्वारा और फरंगियों का पड़ाव शामिल है 3 सदियों पर मुहित है। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा इन 3 गुमशुदा सदियों का मातम कर रहा था। मस्जिद के मीनार ने झुककर मेरे कान में राज की बात कह दी, जब मस्जिदें बेरौनक और मदरसे बेचराग हो जाएं, जहाद की जगह जमूद और हक की जगह हिकायत को मिल जाए, मुल्क के बजाय मफाद और मिल्लत के बजाय मसलत अजीज़ हो, और जब मुसलमानों को मौत से खौफ आए और ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाए तो सदियाँ यूं ही गुम हो जाए। वाह 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 वाह, ये उनका दिबाचा था जो शुरू में लिखा हुआ था। हमने बचपन 71-2 में ये किताब आई थी जी, मैंने खरीदी है। उनके साथ उसके साथ 2 उनके मज़ामीन थे, एक मीनार पाकिस्तान था, एक कहतुर रिजाल, जिसमें उन्होंने ऑटोग्राफ बुक में अपने जो ऑटोग्राफ लिए थे उसके। फिर उनके लौहे अय्याम तो ईरान की वो कमाल की सूरत हाल लिखी है।
मुख्तार मसूद साहब उस जगह पे रहे हैं ईरान में, ईसीओ जो था उसको तो आरसीडी होती थी, जी, जो बाद में ईसीओ बन गई, जहाँ फिर मैं बाद में गया था। और मुख्तार मसूद साहब को पूरे का पूरा दफ्तर जो है वो बड़े कमाल तरीके से याद करता था। ये जो उन्होंने कहा ना कि आखिर में मुसलमानों को मौत का खौफ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से उन्होंने लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना तुम पर आएगा कि पूरी दुनिया की कौमें तुम्हारे भेड़ियों की तरह तुम दस्तरखान पे तुम्हें बुलाएंगी कि आओ इनको खा लो। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह बहुत कम हो जाएंगे? कहा नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि जैसे पानी के ऊपर, बहते पानी के ऊपर खसो खाशाक होते हैं। फरमाया फिर ऐसा क्यों होगा? फरमाया इसलिए कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी आ जाएगी जिसे वहन कहते हैं। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वहन क्या होता है? कहा ज़िंदगी से मोहब्बत और मौत का खौफ। ये मुख्तार मसूद साहब आखिरी ज़िंदगी उन शादमान के उनके घर के सामने मस्जिद थी, उसमें मुस्तकिल रहते थे और वहीं बैठे थे, वहीं इबादत। हमने उनका इंटरव्यू लेने के लिए कई बार कहा, उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे आखिरत की तैयारी में हूँ, अब मैंने जो लिखना था लिख दिया। उनकी लोहे अयाम ऐसी खूबसूरत किताब है ईरानियन रेवोल्यूशन के ऊपर कि उसका सफ़ा हर सफ़ा पढ़ने वाला है। सफ़र नसीब भी, ये भी सारी चीज़ें, और उन ईमानदार किस्म के आवाज़ दोस्त उनकी आवाज़ दोस्त थी। वह दोस्तों वो किताब थी कि हमने बार बार पढ़ी, उन चंद किताबों में से जो हमारे तकिए के नीचे हुआ करते थे। हाँ, लेकिन बहुत कमाल। सर उन्होंने जो लिखा, जितना लिखा, कम तो लिखा लेकिन बहुत अच्छा लिखा। कमाल क्या था। लाइव कॉल हम लेना शुरू कर रहे हैं जनाब। सबसे पहले कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम। कट गया जी, कॉल ड्रॉप हुई है जी। और ये साहब बहुत कम लिखा उन्होंने, लेकिन इतना अच्छा लिखा कि बहुत कुछ उन्होंने लिखा है ना जी, उतना कम ही लिखा जाता है। अब देखें ना, आप अंदाजा करें कि वो जिस वक्त वो लोहे याम, सॉरी उसमें आखिरी किताब है उनकी जो लोहे याम, वो शुरू करते हैं तो ईरानियन सिविलाइजेशन पूरी आपके सामने खोलते जाते हैं। वो शुरू होते एक था बादशाह, हम सबका अल्लाह बादशाह जी, वहीं से शाह ईरान की कहानी सुनाते हैं, तो सारिस आज़म की कहानी कैसी थी और सारिस आज़म कौन था और ईरानी सिविलाइजेशन क्या थी और शाह ईरान क्या था और शाह ईरान के खिलाफ जो लोग उठने वाले थे वो कौन कौन से थे। फिर चूंकि वो खुद आरसीडी के हेड रहे थे, उनको पता था कि ये सारे का सारा अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी हो कैसी रही है। तो ये क्या ही अच्छा होता कि अगर आप उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर ही लेते। बहरहाल एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? वालेकुम सलाम, मैं नजीबुल्लाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी नजीब साहब क्या कहेंगे? मेरा तैयब अर्दगान साहब को आपके शो से जरिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो कामयाब हो गए। और मेरा औरिया जान से सवाल है, क्या ये इस्लामी कानून पाकिस्तान में नहीं नाजिल हो सकता? नाजिल ही होगा नाफिज नहीं हो सकता, नाफिज नहीं हो सकता, यहाँ नाजिल ही होगा। ये कौम जो है ये नजूल के काबिल है। इसके ऊपर वो उसका हमारा दोस्त है, फौत हो गया, अदीम हाशमी, तो वो बड़ी कमाल की उसकी नज़म है कि खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम, दोज़ख का इस ज़मीं पे अज़ाब आए तो है कम। हर रोज़ लोग बन के कबूतर हयात पाएं, हर रोज़ उनके सर पे अकाब आए तो है कम, और सैले हवस छिदेगा कहाँ खारे नर्म से, नेज़ा पे कोई ज़ेरे गुलाब आए तो है कम। और आखिरी शेर कमाल का उसका कि तेरा लिखा करेगा जहाँ क्या असर अदीम, या जिब्राइल लेके किताब आए तो है कम। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी मेरा नाम इज्जत सुभानी है, मैं नॉर्वे से बात कर रहा हूँ आपसे। जी इज्जत साहब फरमाइए क्या कहेंगे? जी मैं बस आपका 1 मिनट लूंगा। मैं असल में आपको काफी सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो लेकिन यह कि आपको बाद आज फोन करने का इरादा इसलिए किया कि भुट्टो साहब के बारे में आपने प्रोग्राम किया था 4 तारीख को, तो उसमें आपने उनकी तालीमी इस्लाहात का जिक्र किया, तो उसमें आपने नाम लिया शेख शफकतुल्लाह साहब का। जी तो मेरा उनकी फैमिली से क्योंकि ताल्लुक है, तो मैंने सोचा चले, मुझे खुशी भी हुई, तो मैंने सोचा मैं आज आपको फोन भी कर लूं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मेरे उस्ताद रहे हैं जी, मेरे उस्ताद रहे हैं शेख शफकतुल्लाह साहब, और बड़े कमाल के उस्ताद। शेख शफकतुल्लाह, शेख अजमतुल्लाह, उनके अलावा गुजरात से आपको याद होगा ब्रिगेडियर मंजूर हुसैन आतिफ। जी बिल्कुल जी हॉकी के। अच्छा जी, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने नॉर्वे से कॉल किया जी। और ये सब देखें, सूरत हाल ये है कि बजाय इसके हम कॉल लें कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा पे जो क्राइसिस आया हुआ है जी, इसके बारे में शाम के लोग भी यही कहते हैं और अफगानिस्तान के लोग भी हमसे यही कहते थे। मुल्ला उमर ने जो आखिरी नेगोशिएशन हो रही थी ना, तो उसने कहा था आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी।
जब इराक पर सद्दाम हुसैन के ऊपर बम गिर रहे थे जी, तो ये सारे अरब साथ मिल गए हुए थे, ईरान भी, सऊदी अरब भी, पाकिस्तान भी, पता नहीं क्या क्या, मारो इसको, तबाह बर्बाद करो। हमने अमेरिका को रास्ता दिया और उसके बाद वहाँ पे 15 लाख लोगों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। और ये शाम के लोग कहते थे कमाल हो गया, सद्दाम गया। आज उनके साथ क्या हो रहा है? आज उनके साथ क्या हो रहा है? यही लोग थे। ये सब की बारी आएगी, इसलिए उस वक्त से बचना चाहिए। रास्ता ही और को नहीं रह गया। आप यूरोप में घूम के आए, आपको लोग पहले कहते थे ये पाकिस्तानी है, ये मोरक्कन है, ये सीरियन है, ये टर्क है। अब ये नहीं कहते, अब कहते हैं ये मुसलमान है, मुस्लिम, ही इज अ मुस्लिम। राइट। आपकी पहचान, आप बेशक है मैं पाकिस्तानी हूं, आप बेशक है मैं ईरानी हूं, आप बेशक है मैं सीरियन हूं, लेकिन यूरोप में आपकी सिर्फ और एक पहचान बन चुकी है और वो मुसलमान है, और वो नफरत की पहचान, नेगेटिव इंप्रेशन के साथ, वो नफरत की पहचान। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और हमें ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाजत दीजिएगा।